नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के समक्ष समाज का वीडियो लाए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि जल्द ही आप लोगों के समक्ष समाज का वीडियो लाएंगे, तो आज हमने समाज का वीडियो लाया है। और देखिए, आप ये जो वीडियो लाए हैं हम बिल्कुल आपको एकदम ट्रिक से समझाएंगे, और आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको 100% हमको आशा है कि आपको समाज याद हो जाएंगे। फिर से आपको जो है ना कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको एकदम बेसिक से और ट्रिक से समझाया है, आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए समास का परिभाषा क्या होता है। परिभाषा दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आगे है समास के भेद। देखिए समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं से देख लीजिए। एक में अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है दीर्घ समास, छठा है बहुब्रीहि समास। अब ये 6 समास है, समास के भेद है। इन सभी को हम जो है ना डिटेल से आपको हम ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे, पहचानने का तरीका बताएंगे कैसे जो है ना इनको पहचाने। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है आपका अव्ययीभाव समास। चलिए इसको पहचानते हैं। अव्ययीभाव समास को कैसे पहचानेंगे, अव्ययीभाव समास को आप कैसे पहचाने। तो अव्ययीभाव समास को कैसे पहचाने, देखिए जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आप पूछिएगा उपसर्ग क्या होता है, तो देखिए उपसर्ग उसे बोलते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे देखिए यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति, ये सब क्या है, उपसर्ग है। एक किसी शब्द के पहले जुड़ रहा है तो आपका अव्ययीभाव समास होगा। तो जैसे देख लीजिए अनुरूप, तो इसको इसको जो है ना आप तोड़िए, इसको अनुरूप को तोड़िए, इसको क्या होगा, अनु प्लस रूप। तो अनु जो आया आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। यानी किसी शब्द के पहले अनु आ रहा है तो ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो ये कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, आगे आइए। आ जन्म, आ प्लस जन्म, तो आ क्या हो गया आपका, अव्ययीभाव समास। आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो ये कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। आगे देखिए यथा संभव, यथा प्लस संभव, तो यथा क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। यथा उपसर्ग है तो ये क्या हो गया, यथा संभव, तो ये क्या होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन में देखिए प्रति प्लस दिन, तो प्रति क्या हो गया, उपसर्ग है, तो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। माने उसको तोड़ने पर जो है ना पहला पद जो होगा आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा, तो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा तोड़ने पर। अब आपको जो है ना ये याद रखना होगा कि उपसर्ग जो है ना कौन कौन सा होते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति, ये सब जो है ना आपको उपसर्ग होते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला है तत्पुरुष समास। इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, आपको जो है ना बिल्कुल आपको सिंपल में समझाएंगे। तत्पुरुष समास देखिए, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। आप पूछिएगा कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह आपको पता होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब जो है ना, कर्ता ने कर्ता ने, कर्म को, तो को क्या हो गया आपका, ये कारक चिन्ह हो गया। माने का, के, की, को, के लिए, ये सब पर, आए, जो आपको ये सब क्या होगा, कारक चिन्ह हो गया। तो एक कारक चिन्ह जब उसको तोड़िएगा तो कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, माने कारक चिन्ह आपका हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे देखिए एक उदाहरण से देखिए, समास के विग्रह करने पर, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए का, ठीक है, की, के लिए, को, में, पर, से, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। तो ये कारक चिन्ह का पर लोप हो गया। जैसे देखिए देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, ये ना कहिएगा, देशभक्ति को क्या कहिए, देश के लिए भक्ति। तो देखिए देश के लिए भक्ति, आपको के लिए, देश के लिए, ये जब अब लोप हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या होगा, देशभक्ति। तो ये शब्द बन गया कि नहीं, देशभक्ति। नहीं, राजपुत्र, मैंने इसको तोड़ के देखिए, तो राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजपुत्र का अर्थ क्या हुआ, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, का है तो का हट गया, आपका का हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ राजा का पुत्र, तो राजपुत्र, राजपुत्र। फिर देखिए मन चाहा, मन चाहा क्या है, मन चाहा यानी मन से चाहा, मन से चाहा, उसने उसको मन से चाहा। अब इसको से हटा दिया तो क्या होगा, मन चाहा, से हट गया तो क्या होगा, मन चाहा। चलिए आगे आते हैं। फिर देखिए यज्ञ प्राप्त, क्या है, यज्ञ प्राप्त। देखिए यज्ञ प्राप्त, यज्ञ प्राप्त, यज्ञ को प्राप्त। अगर को हटा देते हैं इसमें से, को हटा देते क्या होगा, यज्ञ प्राप्त।
तो यानी कि आपको जो है ना ये का के लिए में पर ये जो है ना ये सब क्या हो जाएगा, आपको विभक्त हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा। समास के विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखिए, कर्मधारय जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसमें जो जब इसको तोड़िएगा तो विच्छेद कीजिएगा तो इसमें समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इधर डिफिनेशन हो गया। चलिए इसको पहचाने कैसे, किस ट्रिक से पहचाने से देखिए, ट्रिक यहाँ है आपको। विग्रह करने पर इसको जब तोड़िएगा, इसको विग्रह करने पर क्या आएगा, है जो, क्या आएगा, है जो और के समान, ये दो चीजें आएगी, है जो और के समान। इसको याद रखिएगा, कर्मधारय समास में है जो और के समान आता है और दूसरे पद की तुलना होता है। मैंने मेनली आपको याद रखना कि उसको तोड़िएगा जब विग्रह कीजिएगा तो है जो और के समान, ये दो चीजें आएगी। अब देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है आपका उदाहरण चरण कमल। देखिए पहला उदाहरण क्या है, चरण कमल। तो चरण कमल इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तक देखिए के समान आया, कमल के समान, के समान, कमल के समान, तो के समान आया, तो ये क्या हो गया आपका कर्मधारय समास। फिर देखिए महापुरुष, महान है जो, देखिए दो चीजें आए कि ना, हम दो चीजें बताएं इसमें, जब आप इसको विग्रह कीजिएगा तो के समान और है जो, ये दो चीजें आपको आएंगी। तो देखिए के समान है जो, फिर देखिए नीलकमल, नीला है, नीला है जो कमल, तो है जो आया कि नहीं, तो क्या हो गया कर्मधारय समास। फिर देखिए सज्जन, सत्य है जो जन, है जो आया कि नहीं। फिर देखिए पीताम्बर, पीले है जो वस्त्र, है जो आया कि नहीं। तो ये आपको कौन सा समास होंगे, कर्मधारय समास होंगे। देखिए कर्मधारय समास होंगे। अभी हम ट्रिक बताए हैं, अभी हम बताए हैं ट्रिक, विग्रह करने पर है जो और के समान, ये दो चीजें आने चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए आगे आते हैं। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास जो है ना आपका बिल्कुल आसान है। द्विगु समास में तो कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए जिस समासिक पद का, इसमें क्या है, जिस समासिक पद का प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। संख्यावाची करने का अर्थ हुआ 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, ये सब जो चीजें जो आएगी वो आपका क्या हो जाएगा संख्यावाची हो। और देखिए और उसका अंतिम पद जो होगा, लास्ट वाला जो पद होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। अब इसमें संज्ञा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर वो दूसरा हो जाएगा, आपको वो द्वंद्व में चला जाएगा। तो देखिए उसका भी बताएंगे हम कैसे होगा। सिर्फ देखिए पहले इतना सिर्फ याद रखिए, जिसका प्रथम, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संज्ञावाचक हो और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो। चलिए उदाहरण से देखते हैं। पहला देखिए सप्त ऋषि, क्या है, सप्त ऋषि माने 7 ऋषियों का समूह। किसका, 7 ऋषियों का समूह। तो देखिए प्रथम पद क्या हो गया, 7 आया, ये क्या हो गया, ये संख्यावाचक हो गया। और ऋषि देखिए ये ऋषि क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो 7 ऋषियों का समूह क्या हो गया, सप्त ऋषि। यानी कि आपको क्या आ गया, इसमें संख्यावाची भी आ गया और क्या हो गया, संज्ञा भी आ गया, संज्ञा भी आ गया। तो ये क्या होगा, द्विगु समास हो गया। फिर देखिए त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला, 3 वेदों को जानने वाला, उसे क्या बोलते हैं, त्रिवेदी। तो 3 आ गया इसमें और वेद भी आ गया, तो 3 क्या हो गया आपका संख्यावाचक हो गया। वेद क्या हो गया आपका संज्ञा हो गया। तो संख्या और संज्ञा दोनों आया कि नहीं, तो ये हो गया द्विगु समास। चलिए आगे देखते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरत्न क्या है, 9 रत्नों का समूह। देखिए 9 रत्नों का समूह, ये हो गया आपका नवरत्न। ठीक है, चलिए तो 9 आपका क्या हो गया संख्यावाची और रत्न क्या हो गया आपका संज्ञा हो गया। तो 9 रत्नों का समूह, 9 रत्न। फिर देखिए तिरंगा है, 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला। ये देखिए 3 संख्यावाचक हो गया, रंग क्या हो गया भाववाचक है। तो किसी चीज का भाव जो प्रकट करता है वो भी आपका क्या होता है, संज्ञा भी, संज्ञा आता है, होता है। तो देखिए 3 रंगों वाला, 3 और रंग, ये दोनों आ गया, तो क्या हो गया आपका द्विगु समास हो गया। आप लोगों को समझ में आया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला चलिए आगे आते हैं।
अब द्वंद्व वाले में आइए, देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी जो है ना, दीर्घु और द्वंद्व, इसके नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए याद रखिए। दीर्घु जो होगा आपको संख्या, पहला पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा होना चाहिए। द्वंद्व वाला में क्या होगा, द्वंद्व समास देखिए, विग्रह करने पर, देखिए इसको जब तोड़िएगा, विग्रह करने पर और आए, क्या है, और आए, और साथ ही योजक का चिन्ह हो। योजक चिन्ह मतलब ऐसा हाइफन ऐसा लगा होगा, ऐसा ऐसा लगा हो, और शब्द एक दूसरे के उल्टा भी हो सकता है, अपोजिट वर्ड भी मतलब हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो द्वंद्व समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। इसको जो है ना उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपको इतना याद रखिए, विग्रह करने पर और आए, क्या है, और आए, और साथ ही योजक चिन्ह लगा हो, यानी ऐसा आपको जो है ना हाइफन ऐसा लगा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। और कोई कोई जो है ना वर्ड उसका एक दूसरे से अपोजिट मतलब उल्टा भी होगा। चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए पहले देखिए राम कृष्ण, देखिए बीच में, देखिए ये देखिए बीच में योजक चिन्ह आया है कि नहीं, हाइफन योजक चिन्ह आया। अच्छा इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, राम कृष्ण, यानी राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, तो और आया, तो राम और कृष्ण, तो राम और कृष्ण और आया, तो क्या होगा, द्वंद्व समास। अब उससे पहले देखिए ये आपका ये जो है इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, ऐसा ऐसा लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अन्न जल, तो अन्न और जल, तो और आया कि नहीं, और आया, और आया। चलिए और देखिए आगे देखिए, अब देखिए 25, इसमें कन्फ्यूजन है। आप लोग कहिएगा, आप बोले तो प्रथम पद अगर संख्यावाची हो तो द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ 25 में प्रथम पद अगर 5 है तो इसको भी तो आप द्विगु समास होना चाहिए, बट ये नहीं होगा। देखिए प्रथम पद तो 5 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाची। लेकिन बाद वाला शब्द को देखिए, बाद वाला शब्द देखिए, ये 20 जो है, 20 जो है ना, ये जो 20 है, ये संज्ञा नहीं है। हम क्या बताए थे, प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, लेकिन 20 आपका संख्या नहीं है, ये भी आप क्या है, संख्यावाची ही है, संख्या ही है, तो आपका ये आपका नहीं होगा। 25 जो है ना आपको द्विगु समास नहीं होगा, ये आपको द्वंद्व समास होगा, यही ध्यान है। अगर कोई देखिए 25 तो 5 और 20, ये आपका द्वंद्व समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, जैसे पाप और पुण्य, ये क्या है, पाप और पुण्य। तो देखिए पाप और पुण्य, तो पाप का अपोजिट उल्टा क्या हो जाता है, पुण्य। तो यहाँ देखिए एक दूसरे क्या बताए थे, और एक दूसरे के उल्टा भी हो सकते हैं, तो पाप और पुण्य, तो पाप का उल्टा पुण्य होता है, तो यहाँ पाप और पुण्य है, तो ये भी अब द्वंद्व समास में आ जाएंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुब्रीहि समास। आगे है लास्ट आपका बहुब्रीहि समास। इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। इसमें जो है ना आपको थोड़ा खुद से भी सोचना होगा। इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, नया शब्द बनता है, इससे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द प्रकट करते हैं, नया शब्द आपका एक बन जाता है। जैसे देखिए नीलकंठ, क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ का तोड़िए क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो एक देखिए नीला है कंठ जिसका, इसको जब नीलकंठ का तोड़े तो क्या निकल के आया, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। एक नया शब्द जो दोनों शब्दों को मिलकर एक नया अर्थ प्रकट हुआ कि नहीं, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। देखिए एक नया शब्द आपको प्रकट हुआ कि नहीं लंबोदर में। लंबोदर का अर्थ क्या होता है, माने गणेश भगवान। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो आपको जो है ना समास आपका पूरा तरह कंप्लीट हो गया। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और इससे और भी हिंदी का जो हिंदी ग्रामर का जो और भी कुछ टॉपिक होंगे आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम पढ़ा देंगे और अच्छी तरह जो है ना आपको ट्रिप के माध्यम से बता देंगे, कहीं भी आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।